हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर है। पहले के 2 लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर समझना है तो आप पहले जाके वो दोनों लेक्चर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहना चाह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसके अंदर क्या रखते हैं, हम कोई डायपोल रखते हैं। ऐसा हम पिछले चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं। कभी कुछ निकाल रहे थे, कभी कुछ निकाल रहे थे। अब की बार क्या निकालेंगे? अब की बार हम उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डायपोल रखना हमने, ये हम रखना डायपोल। ठीक है, ये है हमारा डायपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन तुमको पता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो भी हमने इसके बेसिक्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसे, ये प्लस है तो ई की डायरेक्शन यहाँ और इधर यहाँ लगेगा तो एक टॉर्क जनरेट होगा। और वो टॉर्क कितना होता था पिछले निकाल के आए हम, पीई साइन थीटा। और ये थीटा क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायपोल का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक आइए क्या याद आ रहा है कुछ कुछ? नहीं। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसकी। कि हम क्या करेंगे, डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले तो इसको भाव से समझो, पोटेंशियल एनर्जी होगी कब? जब कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे, है ना। जैसे समझो ये अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है डायपोल, तो मैंने तुमको बताया था कि ये इतनी आसानी से रहने वाला यहाँ पर है नहीं। पिछले चैप्टर में भी तुम्हें बताया था कि ये कहाँ स्टेबल होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे इसकी पूरी स्टेबल कंडीशन आती है, जब इसके ऊपर टॉर्क वगैरह सब 0 हो जाता है। ये अभी जिस कंडीशन में दिख रहा है ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये सब तुमको पता है। ये अभी जिस कंडीशन में दिख रहा है इसको खींच कर लेकर गए, अदरवाइज तो ये नहीं जाता अपनी स्टेबल कंडीशन से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, यानी खींच के लेके गए हैं तो कुछ वर्क करना पड़ा हो, और वही वर्क किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब समस्या ये आती कि निकालें कैसे। हमको पता है कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल नहीं सकते। हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। पिछले चैप्टर में इसके बेसिक्स पढ़े हमने। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना पड़ेगा भाई। पहले तो हम डेल्टा यू से ही स्टार्ट करें। ठीक है, फिर देखेंगे वही मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे, कहीं 0 मान लेंगे और उसके हिसाब से हम किसी एक थीटा के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें। पूरा कोर्स समझ में आया क्या क्या करना है हमें? ठीक है, अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था, ये क्या होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आ रहे क्या? अच्छा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे घुमा रहा है इसको? तो ये टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से लग रहा है। यानी ये तो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, इस तरह। ठीक है, और मैं और इस पोजीशन पे लाने के लिए मैंने क्या करना पड़ा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस तरफ कोई काम करना पड़ा होगा, खींचना पड़ा होगा मुझे इसे। सारी क्या ऐसा है? तो क्या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये वही बातें हैं जो हमने कल पढ़ी। इस डेल्टा यू को निकालने के लिए, डेल्टा यू होता है क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो हम 2 कंडीशंस बनाएंगे, 2 थीटा लेंगे हम। ठीक है, एक थीटा 1 और एक थीटा 2। तब हम ये निकालेंगे डेल्टा यू। कोई भी ले सकते हैं हम चाहे तो 0 और, जैसे ये अभी डायपोल यहाँ पर है तो 0 और ये थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब थीटा 1 को 0 ले, लेकिन हम क्या लेंगे? तो दूसरा थीटा हम ले लेते हैं ये। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, थीटा 1 क्या हो गया है? ये थीटा 1। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया? थीटा 2, यहाँ से यहाँ तक। आगे के सामने ये बीच वाला थीटा 2 नहीं, इन दोनों के बीच का मीन पोजीशन से लेना थीटा। ठीक है, तो मीन पोजीशन से ये मान लो, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 मान लो तुम, और ये कॉन्फ़िगरेशन 2 मान लो। ठीक है,
तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इनिशियल पे, फिर फाइनल पे, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? अच्छा, ये हम अभी नहीं निकाल सकते, हम तो वर्क डन पे काम करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, अप्रोच क्या लेते हैं, पहले हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन निकाल लेते हैं और फिर उसका नेगेटिव करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे लास्ट। ठीक है, तो क्या करें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमको पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, और एफ अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, घुमा कौन रहा है, टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क लग किसकी वजह से रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो एक फॉर्मूला ये भी होता था कि क्या करें, टॉर्क इंटू में डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये टॉर्क और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके बीच में एंगल कितना है। देखो टॉर्क किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये देखो टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये तो इसकी प्रवृत्ति क्या है कि जाके मीन पोजीशन पे मिल जाना, और इसको इस पोजीशन तक लाने के लिए खींचना पड़ा है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लूं क्या, समझ पा रहे हो ना भाव से क्या है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री तुमको पता है क्या होता है, -1, माइनस बाहर ले लो क्या सीधा, ये आ गया इंटू पी डी थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। ओके, पीई कांस्टेंट है क्या, बाहर ले लो, है ना। किसका करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और मुझे बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, गुड, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसको भाव में पकड़ पा रहे हो ना, क्यों थीटा 1 से थीटा 2 तक लगा रहे हैं। कॉन्फिगरेशन 1 क्या है, थीटा 1, मतलब जहां से हम नापना शुरू कर रहे हैं तब तक वो कहां पे था, थीटा 1 पे था। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, लगा दो, माइनस पीई, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले लो क्या, पीई, ये कितना हो गया, माइनस माइनस मिलके कॉस थीटा 2। ठीक है, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अच्छा अब देखो ये डेल्टा यू है क्या, यू थीटा 2 फाइनल पोजीशन, यही थीटा 2 पे क्या होता है, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी थीटा 2 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी माइनस थीटा 1 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखो साइड में मैंने 2 अजम्पशंस लिखे हो। ठीक है, देखो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वगैरह की बात करते हैं तो अजम्पशन पे ही काम चलता है। ठीक है, तो अब हम कुछ ख्याली पुलाव पकाएंगे। ठीक है, एक किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्या अजम्पशन लेंगे, 2 अजम्पशन लेंगे। पहला तो ये कि ये जो थीटा 1 है इसको हम क्या मान लें, 90 डिग्री मान लें। ठीक है, और दूसरा अजम्पशन ये लें कि जब भी डायपोल 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, मीन पोजीशन से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक ये अजम्पशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यू थीटा 1 क्या हो गया, 0, क्योंकि थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो ये कितना आ गया, यू थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 आ गया क्या। हम्म, अच्छा, यानी कि इस बात से क्या समझ में आया कि जिस थीटा के अलोंग हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उसी थीटा का कॉस थीटा लेना है यहाँ पर। यानी कि क्या ये कह सकते हैं कि यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन से थीटा एंगल पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई कॉस थीटा। अब इसको देख के ऐसे कुछ महसूस हो रहा होगा कि ये लग रहा है कुछ डॉट प्रोडक्ट टाइप्स लग रहा है ना, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस पी डॉट, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सनलाइट के बाद। हाँ, आगे ये होती है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, जब हम उसको, जब वो थीटा एंगल पे होता है मीन पोजीशन से, इसको भूल मत जाना। ये जो थीटा है ना, ये थीटा, थीटा इज टेकन फ्रॉम
मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन मतलब 0 डिग्री वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी, ठीक है, इसको मीन पोजीशन बोल रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन से पहले इसको समराइज कर देते हैं एक बार, ठीक है। 3 केसेस लोगे हम, पहले ना मैं इसको समझा देती हूँ अपने तरीके से, उसके बाद हम वो करें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, यानी ये मेन पोजीशन हो गई, ठीक है, ये हो गया मिडल। देख, हम 3 सिचुएशन लेंगे, एक और बना लेते हैं। यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया? देखो, ये वाली मीन पोजीशन है, ये ग्रीन वाली है, तुमको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है, और इसको हम पोजीशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये वाली है पोजीशन 2 और ये वाली है पोजीशन 3, ऑरेंज वाली, ठीक है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तुमको पता है। डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्सल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब देख, मीन पोजीशन के ऊपर देख, मीन पोजीशन के ऊपर थीटा कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। टॉर्क कितना लग रहा होता है, 0, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, टॉर्क 0 होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा इंसान, 1, यानी कि माइनस पीई cos थीटा, और cos थीटा 1 हो गया तो माइनस पीई। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे सेकेंड वाले, इसके लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री, है ना। मेन पोजीशन से कितना एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम पहले एज्यूम कर चुके हैं, कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और टॉर्क कितना है यहाँ पे, टॉर्क कितना है, टॉर्क मैक्सिमम होता है ना यहाँ, टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है। टॉर्क है टीई, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1, यानी टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम, ओके। अच्छा, अब इधर आओ, ये थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर, थर्ड वाली पोजीशन में मुझे बताओ टॉर्क कितना होगा, 0, थीटा कितना है, 180 डिग्री, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यू गुड प्लस पीई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस तो ये है और एक माइनस कॉस 180 आ जाएगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो जाएंगे तुम्हारे, तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हालांकि मैं फॉर्मूले से भी सॉल्व करवा दूं। मुझे एक बात बताओ कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, मिनिमम 90 डिग्री टू मैक्सिमम, ठीक है, माइनस में मिनिमम ये होगी ना, है ना, 0 डिग्री, हाँ, तो ये क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, और 0 है 90 डिग्री के, ठीक है। अरे समझ, यानी तुम समझो कि इसको हमने क्यों माना ऐसा, इसको क्यों लिया हमने कि इसके ऊपर 0 मान लेते, इससे जब क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज मत याद रखो, तुम ये याद रखो कि जिस तरफ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है, नेचुरली जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड खींच, ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ चलेगा, ऐसा मान, ठीक है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ चलेगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्या, 0 से माइनस जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और जब ये यहां से यहां जा रहा है तो 0 से पॉजिटिव हो रही, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, सारे सर। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और खेल करके देखते हैं, देखो मैं ले लेती हूँ 60 डिग्री के ऊपर, आई थिंक इस डायग्राम को ऐसे रहते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, फिर 60 डिग्री वाला, ठीक है। देख, अब इसके ऊपर एक 60 डिग्री पे बना के देख, यहाँ पे है, यहाँ तक घुमा दिया इसको, ये आपके बाद 60 डिग्री पे, मेन पोजीशन से 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और एक 120 भी बना लगे हाथ, तो तुमको एक ना बढ़िया इंसाइट मिलेगी, और क्वेश्चंस ये मिलते हैं 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, एक बार में सारा एनालिसिस कर लो, नहीं, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री मेन पोजीशन, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 डिग्री है मेन पोजीशन, ठीक है। पहले हम 60 डिग्री की बात करते हैं, 60 डिग्री पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी,
माइनस पीई कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 ना, यहाँ पे साइड में लिखने से क्या होगी? एट 60 डिग्री, एट 60 डिग्री हो जाएगी माइनस पीई कॉस 60 डिग्री, यानी माइनस पीई बाई 2 है। यानी कितना हुआ? यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू आ गया माइनस पीई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे निकालो कॉस 120 कितना होता है? -1/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -1/2 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? पीई बाई 2 आ जाएगा, यानी एट 120 डिग्री कितना हो जाएगा? हाफ पी, ठीक है। अब देख क्या समझे कि यहां से जब इस तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो जब वो 60 डिग्री पे पहुंचेगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम की आधी, है ना, सॉरी मिनिमम की आधी, ये मिनिमम बोले, मिनिमम की आधी। और जब वो यहाँ से 60 डिग्री 30 डिग्री गिरेगा, उससे मेन पोजीशन से कितना है? 120 डिग्री, ये ध्यान रखना। यहाँ से गिर रहा है जीरो से यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है कि थीटा वन को हमने क्या मान लिया? जीरो मान लिया, है ना। थीटा वन से ही तो घुमा घुमा के देख रहे हैं, है कि सही? यानी यहाँ से 30 डिग्री गिरा अगर, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम की? हाफ। कभी अगर पूछ ले इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? पी के बराबर, है ना। माइनस हाफ से प्लस हाफ तक चलोगे तो कितना होगा? 1 का ही तो फर्क है, पी के बराबर रट आ जाएगा इसमें। आ रहे क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यही सब क्वेश्चन मिलते हैं, मुझे लगता है थ्योरी में ये ना इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ऐसा ना लगे तुम लोगों की बहुत लंबी थ्योरी मैंने पढ़ा दी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे स्ट्रगल करते हैं फिर हम, हालांकि आराम से हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, ये थीटा रखोगे, लेकिन एक एनालिसिस जब हम कर लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं करने बैठेंगे फिर 60 डिग्री पे, हमको पता रहता है। ठीक है, कंसेप्ट वाइज हमको पता रहता है कि क्या होगा, मिनिमम का आधा, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो वैसे भी माइनस में बढ़ना है, माइनस पी बाई 2 होगा 60 डिग्री पे, और यहाँ पे हाफ पी होगा। 60 30 45 की वैल्यूज तो कॉन्सेप्ट में ही आ जाती है, सो रट्टा मारना नहीं बोलते। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और चीज भी सोच सकते हो तुम, तो मुझे एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी एकदम लीनियरली बढ़ रही है क्या? नहीं, सिर्फ 30 डिग्री यहाँ से यहाँ आने पे आधी तो बढ़ी गई है, समझ रहे हो, और आगे 60 डिग्री गिरेगा तब आधी बढ़ेगी, जैसे टॉर्क वेरिएबल था ना, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ऐसा नहीं कि लीनियरली बढ़ रही है ना। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम आराम से ही कर दोगे, मुंह जबानी करके बताना मुझे क्वेश्चन, मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में भी पेन नहीं उठाना पड़े। हम्म, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे गए हैं, ठीक है, और बता दो कि कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ा है, या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कुछ भी मान लो, हाँ ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बताओ कितना पीई, क्या तुम्हारा दिमाग लेने, स्टेबल से अनस्टेबल पे लाए तो पीई तो यहां से ही बढ़ गया ना, माइनस पीई से -1 से 0 पे जाने के लिए कितना बढ़ाते हो? एक एक, और फिर 0 से 1 पे जाने के लिए कितना बढ़ाते हो? एक, तो 2 पीई नहीं आएगा। हम्म, थोड़ा ना टाइम दे दिया करो, एकदम से जंप मत करो, अगर ऐसा सिचुएशन हो ना तो फिर तुम फॉर्मूले से ही जाओ, ठीक है। 2 पीई आ जाएगा, ठीक है, और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कैसे, कि इनिशियल क्या है थीटा वन पे, और फाइनल थीटा टू पे। थीटा वन कितना है? 0, और थीटा टू कितना है? 180 डिग्री। अब निकाल दो, हमको पता है u इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा वन के लिए निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये? माइनस पीई, ठीक है, और फाइनल के लिए निकालोगे तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, फाइनल के लिए निकालोगे तो पीई आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो पीई माइनस माइनस पीई कितना आ गया? 2 पीई, ठीक है। बट प्रैक्टिस में लाओ, कॉन्सेप्ट से करना, लेकिन गलत नहीं करना, पता चला कॉन्सेप्ट के चक्कर में गलत ही कर रहे हैं, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये एकदम फ्लो तरीका है, ये आम तरीका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, और ये डायपोल है,
और डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के ऊपर। ये इसके इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल। और फिर इसकी फाइनल कंडीशन ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल। तो बता दो कितना वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इनिशियल से फाइनल में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पी वर्क है ना। क्यों पी करना पड़ा, 60 डिग्री पे कितनी होती है, -P/2। और मीन पोजीशन से एंगल लेना है, तो इस फाइनल पोजीशन का एंगल कितना हो गया इससे, 120 डिग्री, ठीक है। ये 60 नहीं देखना है ना, ये 60 पे बता रहे कि ये कितने एंगल पे। तो फिर कितना हो गया, Pe/2, ठीक है। दोनों में एक का फर्क, तो कितना आ जाएगा E। ये देखो कॉन्सेप्ट से ऐसे ये हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और चले आगे, ये वाला और बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और उसके अंदर ये डाइपोल है, ठीक है। ये डाइपोल है, ये M और M, मास भी दे रखा है, जो चार्ज है ना उसका मास भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हो गई ये +Q और -Q, ठीक है। वही ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, जेईई मेंस के फेवरेट क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, क्या बताना, फाइंड its एंगुलर वेलोसिटी, find its angular velocity while dipole passing the mean position, ठीक है। ये mean position तो यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक L, और ये निकाल सकते हैं क्या, है ना, वही पुराना तरीका। पहले तो क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ लिख लो नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है फ्रिक्शन में, ठीक है। और ये भी बता देते कि ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट की है, ये रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से गिरेगा यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता हुआ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम क्वेश्चन कर रखा है हमने पीछे, ठीक है। डाइपोल, और ये शायद मैंने वहां पे भी करवा दिया था तुमको, है ना, कर लो। तो वहां पे हमने टॉर्क से निकाला था इसको, और यहाँ पे किससे निकाला, पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से और आसानी से निकल जाए। जैसे यूज क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जल्दी बताओ जोर से। So the potential energy or kinetic energy का sum or initially is equal to potential energy plus kinetic energy का sum 1/2. यानी इनिशियल में जो एनर्जी होती है मैकेनिकल टोटल, वही फाइनल में, ठीक है। अच्छा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि किससे रिलीज करा, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सीधा ही बता दो कॉन्सेप्ट से, 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुम, 90 डिग्री पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, 0 होती है, सीधा ही लिख दो 0। ये बाकी तुम करना चाहो पीई माइनस पीई कॉस 90 डिग्री तो कर ले, ठीक है। और फिर यहाँ पे आओ, अच्छा ये फाइनल वाली बात थी ना, ये सॉरी लिखना था, ये इनिशियल पे लिखो 0 + 0, जो मैं भी बात कर रही थी ना, फाइनल पे क्या होगी। अच्छा, इसलिए तुम ऐसे बना रहे थे, पता चल गया था, बता दिया करो ना ऐसे तो, हाँ ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पे कितनी होगी, कितनी होती है मेन पोजीशन पे, सीधे बता दो, -Pe, है ना, तो कितनी हो जाएगी, -Pe। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये हाफ mv स्क्वायर, तुम याद करो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, उसमें कैसे निकाल रहे थे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, आई ओमेगा स्क्वायर यूज कर रहे थे क्या, एमवी स्क्वायर की जगह, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाफ आई ओमेगा, ठीक है। और आगे इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -P है,
बस ठीक है। अब देख आई निकाल सकते हैं क्या? हाँ आई क्या होता है? एम और उसके सेंटर से दूरी, जैसे ये मास और इसका जिसके अराउंड ये घूम रहा है एक्सिस, वो यही तो है, डायपोल इसी के अराउंड तो घूम रहा है, और इसकी दूरी क्या है? एम। तो क्या होता था? एम एल स्क्वायर, और ऐसे दो है एक इधर तो 2 ml स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2 ml स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमने ओमेगा निकालना। ठीक है, यहाँ पे माइनस पीई। ठीक है, पी की कोई वैल्यू दे रखी नहीं, एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा। ठीक है, ओके। 2 से 2 काट देंगे क्या? तो ये आ गया, यहाँ से इसको पी को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीई अपॉन में एम एल स्क्वायर, और ओमेगा क्या आ जाएगा? इस पूरे का रूट, पीई अपॉन में एम एल स्क्वायर का रूट। चाहो तो यहाँ पे पी को खोल भी सकते हैं, इसमें ऑप्शन में ना पी को खोल रखा, क्यू इंटू 2एल होता है। ठीक है, तो क्यू इंटू 2एल इंटू में ई अपॉन में क्या आ जाएगा? एम एल। तो इससे एक एल से एक एल चला गया। ठीक है, तो एक एल बच जाएगा, यहाँ पर ये एल स्क्वायर में एक एल बच जाएगा, स्क्वायर ही जाएगा। तो कितना आ गया? ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 QE अपॉन में एम एल और उसका। ठीक है क्या? इजी होते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो तुमको लगता है कि जेई मेंस के क्वेश्चन है तो बहुत टफ बने। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई मेंस के नीट में भी। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ, ये फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे ये चेक कर देगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्या बोल रहा है, और टफ नहीं है बिल्कुल भी, जो पढ़ा है उसी से होने वाला है। क्या a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 8। ठीक है, मतलब कोई सब्सटेंस है उसके कोई एक मॉलिक्यूल में परमानेंट कोई डाइपोल है, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? A mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 7 वोल्ट पर मीटर। यानी ऐसे कितने रख लिए हैं एक साथ? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एक मोल में क्या होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट टोटल कितना हो जाएगा भाई? एक एक मॉलिक्यूल का कितना है? 10 टू द पावर माइनस 30। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे तो एन में से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? डाइपोल मोमेंट। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज चेंज्ड बाय एन एंगल 60 डिग्री। ध्यान रखना क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड को चेंज करा, डायपोल को नहीं घुमाया इस बार, डायपोल को वही पड़े रहने दिए। पहले ये मीन पोजीशन में थे, तो ये पोलराइज होंगे, अलाइन होंगे। कोई भी डायपोल बिना बताए तुमको बताए कि मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा, अगर वो इधर उधर कहीं हुआ तो भी उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया? 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, यानी डायपोल वहीं पड़ा रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें बताया था कि डायपोल जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्राई करता है कि डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर ले। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा कहाँ? इस तरफ। हाँ? यहाँ ऐसे लगेगा टॉर्क, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा। ठीक है, ये क्या है? एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी? इनिशियल पोजीशन ये है जहां से चलना शुरू करें, और फाइनल पोजीशन ये वाली। हाँ? अब इनका क्या निकाल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल देंगे। आ रहा की बात समझ में? देखो, इसको तुम अपने जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बचाया था ना उससे करो। तो मुझे बताओ कि 60 डिग्री पे होता क्या था? माइनस पी पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस पीई बाय 2 है। तो कब? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन लेते थे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भाई, चल तो ये यहाँ से रहा है, समझो। तुम उस इमेजिनेशन को लाओ, मैंने वहां पे भी बताया था, क्या याद रखना कि किस तरफ जा रहा है भाई, बीच में ऐसे था। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर ये इस घर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? 0 से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मीन पोजीशन ये है बेटा, यानी कि ये होगा माइनस पी बाय 2।
हाँ ठीक है, और ये कितना होगा -2। ठीक है, अब देख लो फाइनल कौन सी है, इनिशियल कौन सी, इनमें अंतर कितना आ गया है, ये डेल्टा यू चाहिए ना मुझे, हाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यानी डेल्टा यू कितना आ गया मेरे पास, हाफ पीई आ गया, दोनों माइनस के हैं तो इतनी मैथ्स तुमको आती। ठीक है, प्लस का आंसर आ गया, हाफ पीई मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया, और वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते, कितना है हाफ पी कितना है, अभी निकाला ऊपर, कितना 10⁻⁻30 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, 6 × 10⁻23। ओके, और ई कितना दे रखा है हमको, 10⁻7। कर दो सॉल्व, ये आई थिंक पावर तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, ये कितना आ गया 3। ठीक है, 3 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा, -3 जूल, क्योंकि माइनस हो, और ये जो वर्क किया गया है यही है क्या, जो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, कह रहे हैं ना, द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक्सटर्नल वगैरह वाला फोर्स मत निकाल दो ना, यहाँ पे खींच ही कौन रहा है, मतलब पेज यही है इस क्वेश्चन का, क्या जैसे दोनों ऑप्शन मिलेंगे तुमको, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, यहाँ पे हमने देखना है कि भाई इसको कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही इसको खींच रहा है। ओके, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल वाला केस नहीं है, कौन सा वाला केस है, ये केस है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, नोट डाल लो यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के नीचे भी लिख लेना बुक में, क्या कि क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है कि टॉर्क जो है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है, या एक्सटर्नल फोर्स लगा के, या एक्सटर्नल फोर्स लगा के टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहे, ठीक है, टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहे, इस तरह से लिख रहे हैं हमारी देसी भाषा में। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक हमारा, कैपेसिटी। ठीक है, देखो छोटी क्लासेस में हमें ना इस रेजिस्टेंस के बारे में जानते हुए आए हैं, 10th में पढ़ा है ना रेजिस्टेंस के बारे में। देखो 3 चीजें होती है सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक ये कैपेसिटर होता है, ठीक है, और एक अभी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसमें आएगा। तो आर तो हम पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी, ओम्स लॉ वगैरह हमारे 12th में भी। अभी हम सर्किट की दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, सी, कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटर क्या होता है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होता है उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या चलाते रहने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है, पंखा कूलर एसी जो भी है, ठीक है, जब हम इनको स्टार्ट करते हैं स्विच दबाते हैं, ठीक है, तो इनको स्टार्ट होने के लिए एकदम से ना बहुत सारा करंट चाहिए, तार में करंट आ रहा होता है, समझ रहे हो, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक डिवाइस लगाते हैं जो करंट को स्टोर करे, और जब हम इसको चलाए तो बाल्टी भर के करंट इनको दे दो, ठीक है, जैसे अमूमन क्या होता है कि 25 से 30 एम्पियर करंट एकदम से चाहिए होता है, इसलिए ना देखो जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं गर्मियों में बिजली बचाने के लिए, पंखे को बार बार 5 मिनट में बाहर जाएंगे तो बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर 5 मिनट बाद आएंगे तो वापस चलाएंगे, उनको बताना ऐसा करने से ज्यादा नुकसान हो जाए, चलने दो, बार बार बंद करके चलाएंगे तो ज्यादा करंट पंप खाएंगे। ओके, तो देखो 25 से 30 एम्पियर करंट लगभग चाहिए स्टार्ट होने के, और चलने के लिए अमूमन 5 एम्पियर, जैसे पंखे को तो 5 एम्पियर से काम चल रहा है, और बाकी अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कैपेसिटर लगा, ठीक है क्या कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर ये डिवाइस है, ए डिवाइस which stores a device which stores electric
एनर्जी। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस फॉर्म में ये उस एनर्जी को स्टोर करे। ठीक है, जैसे हमने बोल तो दिया, जैसे बैटरी भी है ना, बैटरी भी करती है ऐसा, तो फिर बैटरी ही क्यों नहीं लगा हुआ है ना, कैपेसिटर क्यों चाहिए? देखो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती रहती है, कंटिन्यूअस, है ना। एक तो ये कंटिन्यूअस काम करी, इस वजह से हमारे काम की नहीं, ये एकदम से बहुत सारा करंट नहीं देती, है ना, इसकी एक रेट है करंट देने की, तो काम की नहीं। ठीक है, दूसरा हमने देखना है कि किस फॉर्म में स्टोर हो। ठीक है, तो जो ये कैपेसिटर होता है, ये स्टोर करता है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी is stored in the form of charge। चार्ज की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको भाव से समझो। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बहुत सारा चार्ज इकट्ठा कर लेगा और फिर एकदम से रिलीज करेगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बात होगी। तीसरा, इसको डिनोट कैसे करें, देखो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसको, इसका सिंबल होता है सी। ठीक है, इसको डिनोट करते क्यू अपॉन वी से, इसका कोई डेरिवेशन नहीं। ठीक है, ये एक बात जो हमने कुछ प्रयोगों से पता करी। ठीक है, अच्छा, सी अपॉन में, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। ठीक है, ये सी है क्या, ये सी है कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस यानी क्षमता। क्या है, क्षमता चार्ज को स्टोर करने की, है ना। जितनी सी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्षमता होगी कि वो चार्ज को स्टोर करके रखे। तो हमको कैसे वाले कैपेसिटर चाहिए, जिनकी कैपेसिटेंस बहुत अच्छी है, ज्यादा चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो तुम कहोगे मैडम फिर दिक्कत कहाँ आ रही है ना, स्टोर ही तो करना है, एक थैला लो और स्टोर कर लो जितना चाहे चार्ज। नहीं, क्यों, चार्ज स्टोर होगा किसके, कंडक्टर, है ना। इनका नेचर कैसा है, देखो नेचर होगा इनका, ये मिटा दोगे, इट इज बेसिकली कंडक्टर इन नेचर, है ना। कॉमन सेंस की बात है, कंडक्टर ही तो चार्ज को इधर से उधर कर सकता है ना, स्टोर भी करना तो हमने किसके ऊपर करना पड़ेगा, कंडक्टर के ऊपर ही करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले पे आओगे, ये है क्यू अपॉन में वी। अब अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते हैं जो अभी हम लास्ट चैप्टर से और इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज देना स्टार्ट कर। ठीक है, मान लो इसको पहले मैंने थोड़ा सा कुछ चार्ज दिया, प्लस डी के, जैसे ही चार्ज दूंगी इसका कुछ पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो है ना, इसका कुछ पोटेंशियल हो गया डी। ठीक है, फिर मैंने और चार्ज देना है, इसको चार्ज स्टोर करना है ना, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्या हो, स्टोर हो। ठीक है, अब मैं जब दूसरा डीक्यू लेकर आऊंगी इसके पास, तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा क्या, है ना, करेगा। पहले तो कुछ भी नहीं था, तो आराम से डीक्यू आके यहाँ पे बैठ गया। अब जब दूसरा चार्ज लेके आऊंगी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि दिक्कत होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये क्यों ये रिपेल कर रहा है, देखो कॉमन सेंस छोटे बच्चों वाली बात तो ये कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, या नेगेटिव दे रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है, लेकिन 12th क्लास के लेवल पे बात ये है कि पोटेंशियल बढ़ गया, है ना। और पोटेंशियल होता है क्या, पोटेंशियल मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कि किसी डीक्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आके यहाँ पे रखने में कितना काम करना पड़ रहा है, यही पोटेंशियल। क्योंकि पहले वाले चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, यही था ना। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ा वैसे ही चार्ज को लाने में ज्यादा काम करना पड़ा, चार्जिंग हो गई मुश्किल। अरे बात समझ, यानी कि ये ये जो कैपेसिटेंस है ये ना तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना ही वी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये इन दोनों से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भगवान ने तथास्तु बोल दिया कि तुम्हारा कैपेसिटेंस इतना है, कंडक्टर पर उतना ही रहेगा। ठीक है, चार्ज बढ़ाएंगे तो साथ में पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि किसी का कैपेसिटेंस 2 है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बोला तथास्तु तुम्हारा कैपेसिटेंस आज से 2 है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 10 गुलाम चार्ज इकट्ठा करना चाह रही हूँ, तो 5 वोल्ट हो जाए पोटेंशियल, आ रहा है सर। अगर मान लो मैं 20 गुलाम इकट्ठा करना चाह रही हूँ,
क्या होगा, चलो 20 कूलाम इकट्ठा करना चाह रही हूँ चार्ज, ठीक है? तो पोटेंशियल 10 वोल्ट, जब मुझे 10 वोल्ट को पार करके वो चार्ज लाना पड़े, उतना काम करना पड़ेगा। इस कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसा तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। जब हम आर पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो था ना कि ना तो ये वी पे डिपेंड करता, ना ये आई पे डिपेंड करता है। इनके सिर्फ रेशियो पे डिपेंड कर रहा होता कहीं, याद है क्या कुछ? और तार की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा था, उसके लेंथ एरिया पे। वेरी गुड, है ना? बस वैसा सा ही कुछ ताम झाम इसका, ठीक है? यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर ये किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो लिख लेते हैं एट, एट यानी सी लिख लो। सी does not depends on charge and potential, but depends on its ratio, ठीक है? on its ratio, ठीक है? और देखें कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं इसको और डेराइव करके भी बताऊंगी कि कैसे इस पे डिपेंड कर रहा है स्फेरिकल उसके लिए, कैपेसिटर के लिए। फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन ए, पहला तो डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, और दूसरा ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, ठीक है? अभी आगे समझ में आएगा कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? अभी पहले हम बात करेंगे उसकी स्फेरिकल कंडक्टर की। देखो स्फेरिकल कंडक्टर ना सीधा नहीं पूछेंगे, ठीक है? बोर्ड में भी नहीं पूछेंगे और कंपटीशन में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बिना बात समझ में नहीं, ठीक है? तो 10 मिनट उसको सुनिए, है ना? स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर, ओके? ये कोई स्फेयर लिया, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर, ठीक है? ये स्फेयर है, इसके ऊपर चार्ज पूरे सरफेस के ऊपर। तुमको पता है कोई भी कंडक्टर होता है तो चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस के ऊपर, ठीक है? सरफेस के ऊपर होगी चार्ज, ठीक है? अब इसको हम कैपेसिटर की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है? कि चार्ज इसको देते जाए, स्टोर करो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि C इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन में V, ठीक है? ओके, V क्या होगा इसके लिए? अगर मैं इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल पता करना चाहूँ, ठीक है? तो स्फीयर के सरफेस पे क्या होता है पोटेंशियल? के क्यू अपॉन में आर, ये दूरी है आर, रेडियस इसकी आर होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में आर, है? ये कितना आ गया? सी इज इक्वल टू, क्यू से क्यू कट गया है क्या? सी इज इक्वल टू आर अपॉन में के, ठीक है? इसको खोलोगे तो आर अपॉन में आर अपॉन में के आ गया, और के क्या होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, और मीडियम यहाँ पे हम वही ले रहे हैं, एरिया स्पेस, ठीक है? अब देखो इसको ऊपर ले जाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कैपेसिटेंस कितना आ गया? सी इज इक्वल टू आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है बात समझ में? यहाँ से तुमको वो वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि ये कैपेसिटेंस ना क्यू पे डिपेंड कर रहा, ना ही वी पे डिपेंड कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे, ठीक है? और आर मतलब शेप एंड साइज पे। आर है क्या? सन, है? नहीं। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। फिर तुम कहोगे मैडम फिर क्या जरूरत थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? इतना बढ़िया फॉर्मूला आ तो गया है। देखो प्रॉब्लम है कैसे? मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी, है ना? इसको अगर और भाव से देखो तो ये ऐसा है कि कितना चार्ज देने पे कितना पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है? अगर थोड़ा सा चार्ज देने पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है तो क्या कैपेसिटर कोई काम का है क्या? नहीं। समझ रहे हो? मैं मतलब चार्ज बढ़ रहा है 1 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम चार्ज बढ़ाते ही पोटेंशियल बढ़ गया 1 वोल्ट, तो काम इसका है क्या कुछ? नहीं। थोड़ा सा भी चार्ज हम स्टोर नहीं कर पा रहे। वही प्रॉब्लम थी इसके साथ, समझ रहे हो? कि इसमें
क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर फॉर विच कैपेसिटेंस इज 1 फराड है। ये 1 फराड क्या है, इसकी यूनिट होती है फराड। ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो देखो इसकी जो यूनिट है वो कूलाम पर वोल्ट नहीं, ठीक है, मतलब कूलाम पर वोल्ट मत करके आएगा, फराड इसकी अलग से यूनिट बनाई हमने, जैसे रेजिस्टेंस की ओम बनाई वैसे इसकी फराड। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 1, और ये होता क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। E1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर निकालना है तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही रख चुके हैं। जब ये के हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, दिमाग काम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये किसके बराबर है, के बराबर है ना, तो इसको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर आ जाएगा क्या। हम्म, यानी कि इतनी बड़ी क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। धरती की भी नहीं है इतनी बड़ी रेडियस, उसकी भी 6400 मीटर। अच्छा, ठीक है, अगर गड़बड़ हो जाएगी ये तो क्या, ये किसी काम का नहीं। अरे तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया। इसमें लिख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या 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 थी। प्रॉब्लम्स मतलब तो क्या है, लो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ओके। और दूसरा है ना, देखो ये स्फेरिकल है, हम्म, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा क्या चारों तरफ, रेडियल होगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बांटता रहा है ना? और हमको चाहिए एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों चाहिए वो भी आंसर में, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है ना। इससे क्या होगा, इससे एनर्जी लॉस होगी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, ये मान लो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव आ गया, अट्रैक्ट करने में एनर्जी खराब करेगा, पॉजिटिव आ गया तो रिपेल करने में एनर्जी खराब करेगा। ठीक है, तो एक तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से लो कैपेसिटेंस, तो किसी काम का नहीं। ये लिख सकते हैं अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो इसके अंदर प्रॉब्लम्स थे। ठीक, तो फिर आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमारे सिलेबस में, वो हम पीछे रखेंगे। ठीक है, मैंने चलते चलते इन सब समस्याओं से जूझते हुए फिर बाद में क्या बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कौन सा वाला पेन से लिखा है, पेंसिल से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसने सारी समस्याओं को सुलझा दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस भी किया था जब मैं वो शीट की वजह से वो पढ़ा रही थी, सिग्मा अपॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, याद करो। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें दो इस तरह की शीट्स लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, A1 इज इक्वल टू A2, ये सब कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस, और दोनों के बीच की दूरी जिसको D से डिनोट करते हैं, D क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, थोड़ी दूरी होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए सर मैं, ठीक है, और चार्ज कैसे होने चाहिए, एक पे प्लस क्यू तो एक पे माइनस क्यू, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों बातें समझ में आई क्या? ये तीनों कंडीशंस होती है तब ये किसकी तरह बिहेव करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी क्या, वहां पे बताया था। हम्म, ठीक है, यानी प्लस से माइनस की ओर। और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्या, हम्म, क्योंकि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी पॉइंट दूर एक्स दूरी पे, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, दूरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कितना आया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो निकाल के देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन का काम किससे चलाएंगे, जीरो से। मैं कह रही हूँ इस पॉइंट पे निकालना, ठीक है, तो इस प्लस क्यू वाली प्लेट की वजह से इधर
और माइनस क्यू वाले की वजह से भी इधर, ठीक है। तो नेट कितना आ जाएगा, ई नेट E1 प्लस E2, इसको 1 नाम दे लेते हैं, इसको 2 नाम दे लेते, ठीक है। E1 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना आ गया ये, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी E इज इक्वल टू आ गया है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, हम कुछ करूंगा, तो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, और ये जो V है यहाँ पे, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो तुम कहोगे कि पीछे वाले में क्यों नहीं लिखा, क्या वहां पे V क्यों लिख रखा हुआ, वहां पे भी वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस वो दूसरा वाला पॉइंट कहा था, इन्फिनिटी क्यों, ओके। यहाँ पे वो इन्फिनिटी से यहाँ ले आए हम, क्योंकि देखो भाव क्या है कि इसके ऊपर माइनस क्यू और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डी क्यू चार्ज इससे तोड़ के इसके ऊपर लगा रहे हैं। सारे समझ, जैसे होता था ना कि डी क्यू को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लेकर आओ, हम इस प्लेट से उठा के इधर ले जाए डी क्यू चार्ज, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो कैसे चार्जिंग होती है वो अभी आगे टॉपिक है हमारा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट भाव समझ गए, ओके। इसलिए यहाँ पे डेल्टा डी लिखा, अच्छा ओके। अब इस ई में इस सिग्मा को खोल लेके क्या होगा, ये क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और ए क्या है, इन प्लेट्स का एरिया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, ओके। और बी इज इक्वल टू होता क्या है, ई इंटू में डी, ई डॉट डी आर होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैंने क्यों हटा दी, क्योंकि थीटा कितना है 0, ठीक है, तो इसलिए मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर ई डॉट डी, ठीक है। अच्छा, अब रखो इसको यहाँ पे, इसकी जगह पे सी को क्या क्या रखना है हमने, क्यू भी रखना, और ये डेल्टा भी रखना, तो डेल्टा भी मिलेगा, तो क्यू अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ई इंटू में डी, और ई है कितना क्यू, और ये अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, क्यू से क्यू पड़ जाएगा क्या, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सी कैपेसिटेंस आ कितना गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में, इसको याद रखना, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। और यहाँ से एक बात तुमको समझ में भी आई कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट की वजह से, प्लेट्स के एरिया पे, और प्लेट्स के बीच के सेपरेशन, तीनों पॉइंट लिख लो। नोट, नोट क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, कैपेसिटर डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, पहला किस पे, मीडियम पे, दूसरा एरिया ऑफ प्लेट्स, जोर से बोला करो, और तीसरा सेपरेशन ऑफ प्लेट्स पर। अब तो मुझे एक चीज बताओ, एरिया बढ़ाऊंगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्या, बड़ी बड़ी प्लेट्स ले लूंगी तो ज्यादा कैपेसिटेंस हो, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कम करूंगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्या, है ना। यानी क्या करना है मैंने, पास पास रखा, ठीक है। जितनी कम दूरी होगी वो उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस हो, अरे सर। और ये तो एप्सिलॉन नॉट पे क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट है, वो मीडियम होगा तो उसका आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बस करना, क्या टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। देखो जो भी चार्ज हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, है ना। और वो पोटेंशियल एनर्जी ही को ही पूछ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। जैसे देखो चार्ज दे रहे हो, उसमें कुछ काम करना पड़ रहा है, अभी भी बताया था कि भाई पहले उस पर डीक्यू चार्ज आ गया, फिर और चार्ज देंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। और वो काम कैसा होगा, एक्सटर्नल हम जोर लगा रहे हैं, वो एक्सटर्नल वर्क किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, और वो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। इसको पहले तो इसको डेफिनेशन टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वर्क डन, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल agent, agent through accumulate charge in
capacitor is stored in the form of potential energy. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली और हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, अच्छा ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू. अब देखो वही वाली बात है कि डी क्यू चार्ज को लाने में मान लो कितना काम करना पड़ा, छोटा सा काम करना पड़ा डी डब्ल्यू. ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे डी डब्ल्यू लिख लेती हूँ, इसकी जगह पे डी क्यू लिख लूँ क्या. ओके, ये V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू. ठीक है, अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो वी डब्ल्यू आ जाएगा, ये V. अब क्या कर सकते हैं, V को खोल देते हैं. ठीक है, हमको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C. ठीक है, और टोटल चार्ज ये था, छोटा सा चार्ज तोड़ के लाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q अपॉन में C इंटू में डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, और Q को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, सॉरी C को बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन C को बाहर निकाल लेंगे और Q का इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू के रिस्पेक्ट में. और Q का इंटीग्रेशन कितना होता है, लिमिट नहीं, इसमें लिमिट की जरूरत नहीं है. Q का इंटीग्रेशन बताओ तुम, सी लिमिट हुई 0 से Q तक. x का क्या होता था इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2, वही हो जाएगा इसका Q स्क्वायर बाय 2. क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये क्या आ गया, W इज इक्वल टू आ गया Q स्क्वायर बाय 2. ठीक है, और इसी को पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बोल रहे है ना, डेल्टा यू. और वो पता है तुमको इनिशियली वो इसके ऊपर इंफिनिटी पे 0 होती थी, सीधे यू लिख. ठीक है, तो कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन में 2C. इस फॉर्मूले को रट्टा मार के रखना. ठीक है, डेरिवेशन भी आना चाहिए. अच्छा इसको और भी टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, जैसे देखो यहाँ पे Q और C की टर्म में है. ठीक है, मैं Q हटाना चाहूँ, जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रख लो, C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में V. तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ C और V के टर्म्स में मुझे मिल जाए, तो मैं Q को रिप्लेस कर देती हूँ. ठीक है, Q को रिप्लेस किससे करूंगी, C स्क्वायर, V स्क्वायर से Q स्क्वायर है ना यहाँ पे. ठीक है, अपॉन में 2C, एक C से एक C कट गया. ठीक है, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर. ये भी एक फॉर्मूला. ठीक है, सेम फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज करें. अच्छा CV के फॉर्म में आ गया, QC की फॉर्म में आ गया. अब मैं C और CQ के फॉर्म में है, CV की फॉर्म में, Q और V की फॉर्म में लाना चाह रही हूँ सिर्फ. ठीक है, तो क्या करूँ, यहाँ से C को रिप्लेस कर दो, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2. C की जगह पे क्या रख देंगे, Q इंटू में Q अपॉन में V. ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q हाफ Q. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला है, इसके तीनों को याद ही करके रखो, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में तो सीधा लगा दो. ठीक है, क्या है, Q स्क्वायर अपॉन में 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q. ठीक है, तीनों पे स्टार मार लो. ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. थोड़ा और भाव से समझना चाहते हो तो मैं इसको समझा सकता हूँ. ठीक है, देख समझ लो जो तुम पूछ रहे थे ना, लिमिट कैसे लगा रहे. ठीक है, 0 से Q तक ही लगेगी, कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी बता दे. ठीक है, जैसे मान लो कि शुरुआत में स्टार्ट करा हमने. ठीक है, T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, T इज इक्वल टू 0 पे Q कितना होगा, अभी तो कोई चार्ज दिया ही नहीं है. ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 ही होगा. कैपेसिटेंस कितना होगा यहाँ पे, ध्यान से जवाब देना, C. गुड. कैपेसिटेंस इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो भगवान यहाँ तथास्तु बोल दिया, कैपेसिटेंस तो अभी भी C ही. ठीक है, फिर मान लो कोई T इज इक्वल टू T टाइम के ऊपर ना, Q मान लो कितना हो गया Q, तो ये V कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना किसी भी टाइम के ऊपर, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन में C. ठीक है, C अभी भी उतना ही रहेगा. ओके, फिर आगे जाओ, T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंचो. ठीक है, मतलब हमको नहीं पता कितने टाइम में चार्ज हो रहा है पूरा. ठीक है, तो हमने इंफिनिटी मान ली. ठीक है, तब
Q इज इक्वल टू पूरा क्यूब हो जाएगा क्या, है ना, और V इज इक्वल टू पूरा Q अपॉन में C। यहाँ पे भी जितना भी चार्ज हो गया था वो चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस उतना ही पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो अब लिमिट कैसे लगा रहे हैं हम, कहां से कहां तक लगाएंगे लिमिट, 0 से Q तक, 0 से Q तक। ये वैसे कॉमन सेंस में भी यही है कि भाई शुरुआत करिए और फिर पूरा Q तक चार्ज कराओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाई, बीच में ऐसी कोई कंडीशंस, हजारों ऐसी कंडीशन आई, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। क्या है, a parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge potential capacitance respectively are। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली, ठीक है। देखो क्या होता क्या है, जैसे ये एक प्लेट है मान लो, ये दूसरी प्लेट, अब इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे बैटरी से, क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि किसी तरह से चार्ज कर, इसको गोली मार, ठीक है। अच्छा जब चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद ये बैटरी हटा दो, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यू जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है इसके ऊपर तो चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, क्यू नहीं चेंज होगा, क्यू कांस्टेंट, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दूरी को बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस घट जाएगा। अब हमको पता है सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में बी, क्यू को छेड़ा ही नहीं, हिसाब तो क्या था हमारा कि भाई क्यू बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है, क्योंकि ये कांस्टेंट, क्यू घटेगा तो ये भी घटेगा, और क्यू कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। लेकिन दूरी बढ़ाने की वजह से कैपेसिटेंस घट गया है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कि चार्ज तो क्या रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट इंक्रीज, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे चलो, क्या है, एक इसके जैसा एक और क्वेश्चन था वो ले लेते हैं, वो उसी में उसी स्टार्ट नीचे से क्या है, a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of capacitor increase using insulating handle. The result, the potential difference between the plate. क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और घटा दे दूरी को तो बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कम नहीं होगी, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट की तरह याद रखना है इन दोनों क्वेश्चंस। चलो, two charged conducting spheres of radius A and B are connected to each other by a wire. The ratio of electric field at surface of two spheric spheres is, ठीक है। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है, मान लो इसके ऊपर चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। फिर दो तरह के हैं हमारे पास, ये एक ये स्फेयर है और एक ये स्फेयर, एक की रेडियस क्या है ए और दूसरे की रेडियस क्या है बी, ठीक है। फिर क्या बोला है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर, वायर से कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। इसका मतलब क्या हुआ वायर से कनेक्ट करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेडियस के हिसाब से, अगर इक्वल होते हैं तो हाफ हाफ हो जाता है चार्ज, ठीक है। The ratio of electric field at the surface of the two sphere is, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ये पूरे डेरिवेशन की तरह होगा, ये मैसेज से ई ए निकालो पहले तो, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में के क्यू ए, इसके ऊपर कोई चार्ज मान लो क्यू ए और इसके ऊपर कोई चार्ज मान लो क्यू बी, ठीक है, क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि रेडियस क्या है दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो के क्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर, और ई बी कितना हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक। अब दोनों का रेशियो लो, ई ए अपॉन में ई बी, के क्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर, और इनटू में बी स्क्वायर अपॉन में के क्यू बी, के से के कट जाएगा क्या, कितना है ये क्यू ए अपॉन में क्यू बी, और इनटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, कितना आ गया क्या, हाँ दोनों का रेशियो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ज जो होंगे इनके ऊपर उनका रेशियो क्या कैपेसिटेंस के रेशियो में आएगा क्या, सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में वी, यानी कि मैं अगर क्यू ए निकालना चाहूँ क्यू ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सी ए अपॉन सी ए इंटू में वी आ जाएगा क्या,
मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ? अब देखो पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम वी ए नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे। ठीक है, तार से जोड़ते पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है, वी बिकम सेम। ना तो इनका चार्ज सेम होगा, ठीक है, ना ही कैपेसिटेंस सेम होगा। क्या सेम हो जाता है तार से जोड़ते दो कंडक्टर्स को, पोटेंशियल सेम। ठीक है, यानी वी दोनों का सेम होगा। यानी यहां से अगर मैं क्यू ए निकालना चाहूँ, क्यू ए, तो क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन में वी आ जाएगा क्या? और क्यू बी निकालना चाहूँ तो सी बी अपॉन में वी आ जाएगा। हाँ, सॉरी इंटू में करना ना, सी ए इंटू में वी और सी बी इंटू में वी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जगह पे ये रखूं क्या, सी ए बी अपॉन में सी ए बी इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है, सी कोई भी है हम्म, सी अच्छा, वी सिंपल बी से बी कट जाए। ठीक है, तो ये किसके रेशियो में आ गए, कैपेसिटेंस ऑफ ए अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ बी इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ये कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है, ये वाला, ये उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर, स्फेरिकल है ना ये, स्फेयर है ना ये दोनों। ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा था, सी इज इक्वल टू क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ क्या कि सी ए अपॉन में सी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, कहा जा सकता, यानी इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, ए अपॉन में बी रख दो, ए अपॉन में बी इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये कितना आ गया, बी अपॉन में ए, उनका रेशियो आ जाएगा बी अपॉन में ए। आया कैसा, इस ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी कॉन्सेप्ट की तरह याद रख। देखो होता क्या है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम फिजिक्स को किस तरह से लेते हैं कि नहीं मैंने तो एग्जाम में ही जाके सब कुछ डिराइव करना, ये मूर्खता है। कॉन्सेप्ट हमने याद रखना, ठीक है, अगर हमने ऐसा क्वेश्चन एक बार कर लिया है तो उस क्वेश्चन को पचा लो। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है या इसके आसपास कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास 75% मसाला तो पहले ही तैयार है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो। ठीक है, फिर गधा मजूरी नहीं करनी है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए तो हम तैयारी करते हैं ना, इसी चीज को तैयारी बोलते हैं। तो क्या याद रखोगे कि अगर दो कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस दोनों की अलग अलग है, अगर तार से जोड़ दे तो पहली बात तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये, इस क्वेश्चन के नीचे कल तुम दोनों की बुक में मुझे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि पहला तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दूसरा उनके जो ये होंगे चार्जेस होंगे, इन चार्ज का रेशियो किसके उसमें आएगा, अगर पोटेंशियल दोनों के सेम हो गए तो चार्ज का जो रेशियो है वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में आ जाएगा, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वो स्फीयर के लिए आर पे डिपेंड करता है। तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में ये भी याद रखना है तुम्हें कि अगर ऐसे दो उनको जोड़ दिया है जिनकी रेडियस अलग अलग है तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ठीक है, आ रहा है, तो बड़ा जो होगा स्फीयर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे मान लो एक की रेडियस 10 हो, एक की 5 हो। ठीक है, तो जिसकी रेडियस 10 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वाले से आधा हो। इस तरह से पचा के रख, है ना, इमेजिनेशन करके कि आंखें बंद करके दो गोले इमेजिन कर लो। ठीक है, फिर उनको तार से जोड़ो, दिमाग में एनिमेशन के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, उनको तार से जोड़ो, फिर उनके ऊपर पोटेंशियल सेम हो गया ऐसा महसूस करो अंदर तक। ठीक है, फिर देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस क्या है, कम है, छोटे वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, ऐसे याद। ठीक है, फिर और क्वेश्चन नीचे है क्या क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर ऑफ आर इज चार्ज टू पोटेंशियल वी देन चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल, तो ये करवाना है क्या भाई, हम्म, कर लोगे ये तो, हम्म, अभी पढ़ के तो आए, रेडियस आर है, पोटेंशियल वी है, देन चार्ज इज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में क्या होगा, देखो सी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो मैं क्यू को बढ़ाऊंगी तो बी को भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्यू क्या हो गया, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे सी है, अगर आर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक है,
आर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो बोथ वी एंड आर। इसको भी कर लेना भाई, स्टार मार्किंग क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहे हैं। कॉमन सेंस भी है कि भाई जितना ज्यादा रेडियस दे देंगे उसको चार्ज उतना ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। अच्छा, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ने पढ़ने लग गई है, धीरे धीरे एकदम बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर जो चीज चल रही है उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। पहले चलाने के लिए धक्का चाहिए, फिर रोकने के लिए धक्का चाहिए। अब एकदम फ्लो में हम पूरा फिजिक्स पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। और ऑनलाइन में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं समय निकाल के जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।